नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखित उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस का हिंदी रूपांतरण, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि एलिजाबेथ को जेन की तरफ से एक चिट्ठी आती है जिससे पता चलता है कि लीडिया विक्रम के साथ भाग गई है। इसी वजह से एलिजाबेथ और उसके मामा मामी को लॉन्गबर्न के लिए तुरंत निकलना पड़ता है। अब आगे भाग 19। मिस्टर बेनेट की वापसी के 2 दिन बाद जब जेन और एलिजाबेथ बाग के पीछे की झाड़ियों में साथ टहल रही थी, उन्होंने देखा कि घर की कामवाली उनकी तरफ आ रही है। उन्होंने सोचा कि शायद वो उनकी मां के बुलाने पर आई हो, तो उससे मिलने के लिए बढ़ी। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची, उसने मिस बेनेट से कहा, माफ कीजिएगा मैडम, मैं बस उम्मीद कर रही थी कि शायद शहर से कोई अच्छी खबर आई हो, इसी वजह से मैंने पूछने की हिम्मत की। जेन ने हैरानी से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा हिल? हमें तो शहर से कुछ भी नहीं पता चला। मिसेस हिल ने चौंक कर कहा, अरे मैडम, आपको नहीं पता? मिस्टर गार्डिनर ने मालिक के लिए एक्सप्रेस से चिट्ठी भेजी है। पिछले आधे घंटे से वो यहाँ है और मालिक ने वो चिट्ठी पढ़ भी ली है। इतना सुनते ही दोनों लड़कियां बिना कुछ कहे भागती हुई अंदर गईं। पहले वो ब्रेकफास्ट रूम में पहुंची, फिर लाइब्रेरी में, लेकिन वहां मिस्टर बेनेट नहीं थे। जब वो ऊपर माँ के कमरे की तरफ जाने लगी तो उन्हें बटलर मिला, जिसने बताया कि आप मालिक को ढूंढ रही हैं क्या? वो तो छोटे से जंगल की तरफ वॉक पर निकले हैं। ये सुनकर दोनों फिर लॉन पार करते हुए उस दिशा में भागी। जेन थोड़ी धीरे थी और ज्यादा दौड़ने की आदत नहीं थी, इसलिए एलिजाबेथ आगे निकल गई। वो दौड़ते हुए मिस्टर बेनेट तक पहुंची और हाँफते हुए बोली, क्या खबर है पापा? क्या मामा की कोई चिट्ठी आई है क्या? हाँ बेटा, आई तो है, एक एक्सप्रेस से चिट्ठी आई है, उन्होंने कहा। तो क्या लिखा है उसमें? अच्छी खबर है या बुरी? मिस्टर बेनेट ने जेब से चिट्ठी निकाली और कहा, क्या अच्छा मिल सकता है बेटा, लो तुम खुद ही पढ़ लो। एलिजाबेथ ने तुरंत चिट्ठी पकड़ ली। इतने में जेन भी पहुंच गई। जोर से पढ़ो, मिस्टर बेनेट बोले, मुझे भी कुछ ठीक से समझ नहीं आया कि क्या लिखा है। एलिजाबेथ ने पढ़ना शुरू किया। ग्रेस चर्च स्ट्रीट, सोमवार 2 अगस्त। प्यारे जीजा जी, आखिरकार मुझे अपनी भांजी की कोई खबर देने का मौका मिला है और मुझे उम्मीद है कि आपको संतोष देगी। शनिवार को आपके जाने के तुरंत बाद मुझे पता चला कि वो लोग लंदन में आखिर कहाँ हैं। डिटेल्स बाद में मिलकर बताऊंगा। फिलहाल इतना जान लेना काफ़ी है कि वो मिल चुके हैं। मैं दोनों से मिला हूँ। तो जैसे मैंने उम्मीद की थी, वो लोग शादी कर चुके हैं, जेन बोली। एलिजाबेथ ने पढ़ना जारी रखा। मैं आपको बता दूं जीजा जी कि मैं दोनों से मिला हूं। वो शादीशुदा नहीं है और मुझे ऐसा कोई इरादा भी नहीं लगा कि वो शादी करना चाहते थे। लेकिन अगर आप मेरी तरफ से किए गए वादों को पूरा करने को तैयार हों तो मुझे उम्मीद है कि अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आपसे सिर्फ इतना चाहिए कि आप अपनी बेटी को अपनी और मेरी बहन की मौत के बाद मिलने वाले 5,000 पाउंड में से बराबर हिस्सा लिख कर दें और अपनी ज़िंदगी के दौरान उसे सालाना 100 पाउंड दें। इन शर्तों को देखते हुए मैंने जितना हक मुझे था आपकी तरफ से मैंने हामी भर दी है। मैं ये चिट्ठी आपको एक्सप्रेस से भेज रहा हूं ताकि जल्दी जवाब मिल सके। इन बातों से ही आप समझ सकते हैं कि मिस्टर विक्रम की हालत उतनी बुरी नहीं है जितनी समझी जाती थी। दुनिया को इस बारे में गलतफहमी रही है और मुझे खुशी है कि उनके सारे कर्ज चुकाने के बाद भी थोड़े बहुत पैसे बचेंगे जो आपकी बेटी की फॉर्च्यून के साथ मिलकर उसके नाम किए जा सकते हैं। अगर आप मुझे पूरे अधिकार दे दें कि मैं इस पूरे मामले में आपकी तरफ से काम कर सकूं तो मैं तुरंत हैगर्स्टन से कानूनी पेपर तैयार करवाऊंगा। आपको अब लंदन आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉन्गबर्न में ही रहें और मुझ पर भरोसा रखें। जवाब जल्दी भेजिए और साफ साफ लिखिएगा। हमने तय किया है कि अपनी बेटी की शादी यहीं हमारे घर से होगी। उम्मीद है कि आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। खैर, आपको बता दूं कि वो आज यहीं आ रही है। जैसे ही कुछ नया तय होगा मैं फिर से लिखूंगा। आपका शुभचिंतक एडवर्ड गार्डिनर। क्या यह सच हो सकता है? एलिजाबेथ चौंकी। क्या वो सच में उससे शादी करेगा? तो विक्रम उतना भी बुरा नहीं निकला जितना हमने सोचा था, जेन बोली। पापा, बहुत बधाई।
एलिजाबेथ ने पूछा। आपने चिट्ठी का जवाब दिया क्या पापा? नहीं बेटा, अभी दिया तो नहीं है, लेकिन लगता है कि अब देना होगा, एलिजाबेथ ने कहा। प्लीज पापा, चलिए अभी लिखते हैं, हर मिनट बहुत कीमती है, जेन बोली। अगर आपको परेशानी है तो मैं लिख देती हूं पापा, मिस्टर बेनेट बोले। परेशानी तो है बेटा, लेकिन करना तो पड़ेगा। वो दोनों के साथ घर की ओर मुड़े। एलिजाबेथ ने पूछा, और ये शर्तें पापा, ये माननी तो पड़ेंगी ना? मिस्टर बेनेट बोले। माननी क्या बेटा, मुझे तो शर्म आ रही है कि उसने इतना कम मांगा, एलिजाबेथ बोली। उन्हें शादी करनी ही पड़ेगी, लेकिन वो तो इतना घटिया इंसान है। हाँ, शादी तो करनी ही होगी, मिस्टर बेनेट बोले। अब वो खैर दो बातें जाननी है, एक कि मामा ने कितना पैसा दिया है, और दूसरी कि मैं उन्हें कैसे चुकाऊंगा। जेन चौंकी। पैसे? आप ये क्या कह रहे हैं पापा? मिस्टर बेनेट बोले। मतलब ये बेटा कि कोई भी आदमी अपनी समझ से तब तक लीडिया से शादी नहीं करेगा जब तक उसे सिर्फ 100 पाउंड सालाना और मेरी मौत के बाद 50 पाउंड मिले। ये मैं नहीं मान सकता। ये तो बिल्कुल सही बात है पापा, एलिजाबेथ ने कहा। हालांकि मैंने पहले ऐसा सोचा नहीं था। उसके सारे कर्ज चुक जाएं और फिर भी कुछ पैसे बचे, ये तो जरूर मामा का काम है। कितने अच्छे और जेनरस हैं वो। डर लग रहा है कि कहीं उन्होंने खुद को परेशान तो नहीं कर लिया। और फिर इतनी सारी चीजें थोड़े से पैसे से तो की भी नहीं जा सकती ना। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, मिस्टर बेनेट ने कहा। अगर विक्रम उसे 10,000 पाउंड से कम में लेता है तो वो पक्का बेवकूफ है। रिश्ते की शुरुआत में ही मैं उसके बारे में इतना बुरा नहीं सोचना चाहता। खैर, 10,000 पाउंड? भगवान न करे, इतनी बड़ी रकम कैसे चुकाई जाएगी? एलिजाबेथ ने घबरा कर कहा। मिस्टर बेनेट कुछ नहीं बोले और सब चुपचाप सोचते हुए घर की ओर बढ़ते रहे। फिर वो लाइब्रेरी में चिट्ठी लिखने चले गए और लड़कियां ब्रेकफास्ट रूम में चली गईं। तो अब सच में उनकी शादी होने वाली है, एलिजाबेथ बोली, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो। कितना अजीब है, और हमें इस पर खुश होना चाहिए। कितने कम चांस है उनके हैप्पी होने के। और फिर विक्रम की जो हरकतें रही हैं, फिर भी हमें जश्न मनाना है। ओ लीडिया, तुमने क्या किया? मैं तो बस ये सोचकर खुद को दिलासा देती हूँ, जेन ने कहा, कि विक्रम शायद वाकई में लीडिया को पसंद करता है, वरना शादी न करता। और फिर मामा मामी ने थोड़ा बहुत तो जरूर हेल्प किया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने 10,000 पाउंड दे दिए होंगे। उनके खुद के बच्चे हैं, और फिर आगे और भी हो सकते हैं। वो इतनी बड़ी रकम कहाँ से निकालते? बात तुम्हारी सही है। अगर हमें कभी ये पता चल जाए कि विक्रम पर कितना कर्ज था और लीडिया के नाम कितना सेटलमेंट हुआ है, एलिजाबेथ ने कहा, तो हम जान सकेंगे कि मामा ने क्या किया। क्योंकि विक्रम के पास तो एक पैसा भी नहीं है। मामा मामी की अच्छाई का तो हम कर्ज कभी नहीं उतार सकते। उन्होंने उसे अपने घर बुलाया, उसकी प्रोटेक्शन ली। ये बहुत बड़ा बलिदान है। अब तक तो वो उनके पास पहुंच भी गई होगी। अगर इतनी मेहरबानी से भी उन्हें शर्म नहीं आई तो फिर कभी नहीं आएगी। जब वो पहली बार मामी से मिलेगी, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि क्या सीन होगा। खैर, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाएं, जेन बोली। शायद वो अब सच्चे मन से शादी कर रहा है। उनका प्यार उन्हें स्टेबल बना सकता है। हो सकता है कि वो अब सेंसिबल जिंदगी जिए और धीरे धीरे पुरानी गलतियां लोग भूल जाएं। लेकिन जो उन्होंने किया है ना, एलिजाबेथ ने जवाब दिया, उसे न तुम भूल सकती हो, न मैं और न कोई और। इस बारे में बात करना ही बेकार है, छोड़ो। उन्हें अचानक ख्याल आया कि शायद उनकी मां को अब तक कुछ पता ही नहीं है। इस ख्याल से वो लाइब्रेरी में गई और अपने पिता से पूछा, पापा, क्या हम मम्मी को बताएं क्या? जैसी तुम्हारी मर्जी, मिस्टर बेनेट ने बिना सिर उठाए कहा। क्या हम मामा की चिट्ठी ले जा सकते हैं क्या? जो चाहे ले जाओ, बस यहां से जाओ। एलिजाबेथ ने चिट्ठी उठा ली और दोनों ऊपर चली गई। वहां मैरी और किटी पहले से थी, तो एक बार में सबको बता देना आसान रहा। थोड़ा माहौल बनाकर जब जेन ने चिट्ठी पढ़नी शुरू की तो मिसेस बेनेट की खुशी संभाल ही नहीं रही थी।
जैसे जैसे जेन पढ़ती गई, मम्मी की एक्साइटमेंट बढ़ती गई। ओ मेरी प्यारी लीडिया, प्यारी लीडिया, मम्मी चिल्लाई। ये तो कमाल हो गया, वो शादी करने जा रही है, मैं उसे फिर से देखूंगी और वो भी सिर्फ 16 साल की उम्र में शादीशुदा होगी। मेरे अच्छे भाई, मुझे पक्का पता था वो सब संभाल लेगा। मैं तो उसे और विक्रम दोनों को देखने के लिए बेताब हूं। लेकिन कपड़े, शादी के कपड़े तो अभी ऑर्डर करने पड़ेंगे। लीजिए, भाग कर नीचे जाओ और पापा से पूछो वो कितना देंगे। अच्छा रुको रुको, मैं खुद जाऊंगी। किटी, हिल को बुलाओ, मैं अभी तैयार हो जाती हूं। मेरी प्यारी लीडिया, हम कितना एंजॉय करेंगे जब मिलेंगे। जेन ने जैसे तैसे उनकी एक्साइटमेंट को थोड़ा काबू में करने की कोशिश की और मामा की मेहरबानी का जिक्र किया। ये सब मामा की वजह से मुमकिन हुआ है, उसने कहा। हमें यकीन है कि उन्होंने विक्रम की हेल्प के लिए पैसे दिए होंगे। अरे ठीक है, मम्मी बोली, कौन देगा अगर उसका अपना मामा नहीं देगा तो? वैसे भी अगर उसके खुद के बच्चे नहीं होते तो उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी होती। ये पहली बार है जब उन्होंने कुछ इतना बड़ा किया है। मैं तो बहुत खुश हूं, मेरी बेटी की शादी होगी। मिसेस विक्रम, कितना अच्छा नाम है। और अभी तो उसके 16वें बर्थडे को सिर्फ 2 महीने हुए। जेन, मैं तो इतनी एक्साइटेड हूं कि लिख नहीं सकती। तुम लिख दो, मैं बोलती हूं। पैसों की बात पापा से बाद में कर लेंगे, लेकिन कपड़े तो तुरंत ऑर्डर करने होंगे। चलो। वो मटेरियल्स जैसे कि कैलिको, मसलिन और कैम्ब्रिक की डिटेल्स बताने ही वाली थी कि जेन ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका और कहा कि पहले पापा से बात कर लेना बेहतर होगा। एक दिन की देर से भला कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मम्मी इतनी ज्यादा खुश थी कि ज्यादा जिद नहीं की। फिर उन्हें और आइडियाज आए। मैं मैरिटन जाऊंगी, उन्होंने कहा, और अपनी बहन फिलिप्स को यह खुशखबरी दूंगी। और लौटते वक्त लेडी लुकास और मिसेज लॉन्ग के घर भी जाऊंगी। किटी, जाकर गाड़ी मंगवा, बाहर घूमने से मुझे भी अच्छा लगेगा। लड़कियों, क्या तुम्हारे लिए भी मैं कुछ लाऊं मैरिटन से? अरे ये देखो, हिल भी आ गई। अरे सुनो हिल, तुम्हें पता है लीडिया की शादी होने जा रही है और हम सब उसके वेडिंग पर पंच पिएंगे, पंच, नाचेंगे भी। ये सुनकर हिल भी बहुत खुश हो गई। एलिजाबेथ ने उसकी बधाई सुनी और फिर इस पूरे हंगामे से थक कर चुपचाप अपने कमरे में चली गई ताकि थोड़ा सा सोच सके। लीडिया की सिचुएशन वैसे भी बहुत बुरी है, लेकिन कम से कम इससे ज्यादा बुरी नहीं हुई, यही बहुत है। एलिजाबेथ को यह बात बहुत क्लियर थी। भविष्य में सही, लेकिन 2 घंटे पहले जो डर लग रहा था उसके मुताबिक अब की हालत बहुत बेहतर थी। मिस्टर बेनेट को इससे पहले भी कई बार अफसोस हुआ था कि काश उन्होंने अपनी पूरी इनकम खर्च करने के बजाय हर साल कुछ पैसे बचाए होते, ताकि बच्चों के लिए और अगर मिसेस बेनेट उसके बाद जिंदा रहती तो उनके लिए कुछ भी इंतजाम हो पाता। लेकिन अब इस बात का पछतावा पहले से कहीं ज्यादा था। अगर उन्होंने जिम्मेदारी से काम लिया होता तो लीडिया को अपनी इज्जत और शादी के नाम पर जो भी थोड़ा बहुत सम्मान मिल रहा है उसके लिए अपने मामा पर निर्भर न रहना पड़ता। उन्हें इस बात की भी सीरियस चिंता थी कि इतनी बेकार शादी सिर्फ उनके जीजा की मेहनत और पैसे से हो रही है। उन्होंने ठान लिया कि जैसे भी हो ये जानकर रहेंगे कि मिस्टर गार्डिनर ने कितना हेल्प किया है और जितनी जल्दी हो सके वो पैसा उन्हें चुकाएंगे। जब मिस्टर बेनेट की शादी हुई थी तब उन्हें लगता था कि सेविंग्स जैसी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि बेटा तो होगा ही। जैसे ही बेटा बड़ा होता वो मिलकर प्रॉपर्टी की जो रुकावट थी उसे हटवा देते और फिर घर की और बेटियों वो पत्नी के लिए भी इंतजाम हो जाता। 5 बेटियां तो आ गई, लेकिन बेटे का इंतजार चलता रहा। मिसेस बेनेट को तो लीडिया के बाद भी पूरा भरोसा था कि बेटा जरूर होगा, लेकिन अब जबकि इस बात की कोई उम्मीद नहीं बची तब सेविंग करने का कोई मतलब भी नहीं रह गया था। मिसेस बेनेट को वैसे भी पैसों की सेविंग वगैरह करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और मिस्टर बेनेट की बस अपनी आजादी की चाहत ने ही उन्हें इनकम से ज्यादा खर्च करने से रोक रखा था। शादी के वक्त मिसेस बेनेट और उनके बच्चों के लिए 5,000 पाउंड फिक्स कर दिए गए थे, लेकिन वो बच्चों में कैसे बटेंगे ये पूरी तरह माता पिता की मर्जी पर था। और अब तो कम से कम लीडिया के लिए तो तय करना जरूरी हो गया था। मिस्टर बेनेट को इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने एक छोटा सा लेटर लिखा जिसमें मिस्टर गार्डिनर का थैंक्स करते हुए उन्होंने शादी के सारे अरेंजमेंट्स को अप्रूव कर दिया और यह भी कहा कि वो सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे जो कि उनकी तरफ से तय की गई हैं। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि अगर विक्रम शादी के लिए मान भी जाएगा तो इतने आसान तरीके से सब हो जाएगा। उन्हें खुद के पैसे से बस 10 पाउंड सालाना का फर्क पड़ता
क्योंकि लीडिया की जेब खर्ची, खाना पीना और उसकी माँ के जरिए जो गिफ्ट्स वगैरह उसे मिलते थे, वो सब मिलाकर उसकी सालाना लागत काफी हद तक इतनी ही बैठती थी। इतनी छोटी सी मेहनत में अगर सब निपट रहा था तो मिस्टर बेनेट को और क्या चाहिए था। शुरू में जब गुस्से में उन्होंने उसे ढूंढने की ठानी थी तब जोश था, लेकिन अब सब शांत हो चुका था और वो फिर अपनी पुरानी आराम पसंद आदत में लौट आए थे। उन्होंने जल्दी से चिट्ठी लिख दी। वैसे वो काम शुरू करने में भले आलसी हों, लेकिन काम करने में तेज थे। उन्होंने मिस्टर गार्डिनर से डिटेल्स पूछी कि वो कितना कर्जदार है, लेकिन लीडिया के लिए कोई मैसेज नहीं भेजा। वो अब भी उस पर नाराज थे। अच्छी खबर जल्दी ही पूरे घर में फैल गई और फिर मोहल्ले में भी। आसपास की आंटियों ने भी इसे बड़े शांति से एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि उन्हें ज्यादा मजा तब आता अगर मिस लीडिया बेनेट को बर्बाद होते देखने को मिलता, या कम से कम कहीं दूर की किसी फार्म हाउस में छिपा दिया जाता। लेकिन अब जब शादी हो रही थी तो बात करने को एक नया टॉपिक मिल गया था, और फिर सबको पक्का यकीन था कि विक्रम जैसे आदमी से शादी करके वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। मिसेस बेनेट 2 हफ्ते से नीचे नहीं आई थी, लेकिन आज वो पूरे जोश में अपने डाइनिंग टेबल के हेड पर बैठी। उन्हें बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही थी। उनकी बेटी की शादी, जो कि जब से जेन 16 की हुई थी उनका ड्रीम था, अब सच होने जा रहा था। अब उनके दिमाग में सिर्फ शादी की शॉपिंग थी। बढ़िया कपड़े, नई गाड़ियां, नौकर चाकर, बस यही सब। वो मोहल्ले में एक सही घर तलाशने में लगी थी जहां उनकी बेटी शिफ्ट हो सके। उन्हें उस घर की इनकम या साइज का कोई अंदाजा नहीं था, फिर भी बहुत से घरों को रिजेक्ट कर दिया। हाई पार्क तो चल सकता है अगर गोल्डिंग वहां से चले जाएं, या फिर स्टोक का बड़ा घर। बस डाइनिंग रूम थोड़ा बड़ा होता तो मजा आ जाता, लेकिन एशफोर्ड बहुत दूर है। मैं उसे 10 मील दूर नहीं बेच सकती, और पूर्वी लॉज के अटारी वाला कमरा तो बिल्कुल भयानक है। मिस्टर बेनेट चुपचाप सुनते रहते जब तक नौकर आसपास थे, लेकिन जैसे ही वो चले गए उन्होंने कहा, मिसेस बेनेट, इससे पहले कि आप अपनी बेटी और दामाद के लिए कोई घर फाइनल करें, एक बात साफ कर लीजिए। इस इलाके में एक घर ऐसा है जहां मैं उन्हें कभी नहीं आने दूंगा। लॉन्ग बर्न में उन्हें घुसने नहीं दूंगा मैं। फिर इस बात पर लंबा झगड़ा हुआ, लेकिन मिस्टर बेनेट अपनी बात पर अड़िग रहे। इससे अगली बहस हुई पैसों को लेकर। मिसेस बेनेट को यह सुनकर सदमा लगा कि मिस्टर बेनेट अपनी बेटी के कपड़े तक के लिए पैसा नहीं देंगे एक भी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई बाप इतना नाराज भला कैसे हो सकता है कि बेटी की शादी पर उसे एक भी प्यार का इशारा न दे। मिसेस बेनेट के लिए तो यह बात ज्यादा शर्मनाक थी कि शादी में नए कपड़े नहीं होंगे, बजाय इसके कि लीडिया शादी से पहले भाग गई थी और 2 हफ्ते के लिए एक लड़के के साथ रही। वहीं एलिजाबेथ अब बहुत पछता रही थी कि उसने उस समय के डर में मिस्टर डार्सी को अपनी बहन की हालत के बारे में सब कुछ बताया। अब जब शादी इतनी जल्दी हो रही थी तो शायद इस पूरी भागने वाली बात को दुनिया से छिपाया जा सकता था, खासकर उनसे जो उस वक्त वहां नहीं थे। उसे जरा भी डर नहीं था कि यह बात मिस्टर डार्सी की वजह से और आगे फैलेगी। बहुत कम लोग थे जिनकी चुप्पी पर वो इतना भरोसा कर सकती थी, लेकिन साथ ही ऐसा कोई नहीं था जिसकी नजरों में अपनी बहन की यह गलती उजागर होना उसे इतना ज्यादा शर्मिंदा करती। हाँ, ये शर्मिंदगी अपने लिए नहीं थी, क्योंकि वैसे भी उनके बीच अब कोई ऐसा फासला बन चुका था जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। अगर लीडिया की शादी सबसे इज्जतदार हालातों में हुई होती तब भी यह सोचना मुश्किल था कि मिस्टर डार्सी उस परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहेंगे जहां अब एक ऐसा कनेक्शन जुड़ रहा था, इतना नजदीकी, वो भी एक ऐसे इंसान से जिसके लिए वो खुलेआम नफरत रखते थे। ऐसे रिश्ते से वो कतराएं, ये बात बिल्कुल समझ में आती थी। जिस अफेक्शन की उसे डर्बीशायर में उम्मीद हुई थी, वो इतनी बड़ी घटना के बाद जिंदा कैसे रहती। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, बहुत दुख हो रहा था, वो पछता रही थी, भले ही उसे खुद नहीं पता था कि किस चीज के लिए। अब जब कोई उम्मीद नहीं थी उसे मिस्टर डार्सी की रिस्पेक्ट से कोई फायदा होगा, तभी उसे उस रिस्पेक्ट की जेलसी महसूस होने लगी। वो उनके बारे में कुछ भी जानना चाहती थी जब जानने को जरा भी चांस नहीं था। अब उसे यकीन हो गया था कि अगर वो दोनों साथ होते तो शायद सच में खुश रह सकते थे, लेकिन अब शायद वो फिर कभी मिले ही नहीं। कितनी बड़ी जीत होती मिस्टर डार्सी के लिए, वो सोचती रहती थी।
अगर उन्हें पता चलता कि जिन प्रपोजल्स को उसने 4 महीने पहले ईगो में ठुकरा दिया था, आज उन्हें वो खुशी और ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट कर लेती। वो जानती थी कि मिस्टर डार्सी बहुत जनरस हैं, शायद अपने पूरे जेंडर में सबसे ज्यादा। लेकिन जब तक वो इंसान हैं, उन्हें अंदर से एक सेटिस्फेक्शन तो जरूर महसूस होती होगी। अब जाकर उसे समझ आया कि वो इंसान दरअसल बिल्कुल वही था जो टेम्परामेंट और टैलेंट के हिसाब से उसे सबसे बेहतर मैच करता। उसका इंटेलिजेंस और नेचर भले ही उससे अलग हो, लेकिन वो उसकी हर उम्मीद पर खरा उतरता। ये एक ऐसा रिश्ता हो सकता था जिससे दोनों को ही फायदा होता। उसकी ओपननेस और एनर्जी से मिस्टर डार्सी का रवैया थोड़ा सॉफ्ट हो सकता था, उनकी मैनर्स और बेटर हो सकते थे, और उसके बदले वो खुद मिस्टर डार्सी के एक्सपीरियंस, नॉलेज और जजमेंट से बहुत कुछ सीख सकती थी। लेकिन अब ऐसा कोई अच्छा रिश्ता उन लोगों को ये नहीं सिखा पाएगा कि सच में मैरिज हैप्पीनेस भला क्या होती है। अब तो उनकी फैमिली में एक बिल्कुल अलग तरह का रिश्ता बनने वाला था, और वो सारे चांसेस को खत्म करने वाला था। लीडिया और विक्रम को अगर कुछ हद तक भी इंडिपेंडेंट तरीके से सस्टेन करना था, तो ये कैसे होगा एलिजाबेथ सोच भी नहीं पा रही थी। लेकिन इतना अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि शादी में जहां सिर्फ इमोशंस ने मॉरल्स को हरा दिया हो, वहां ज्यादा देर की हैप्पीनेस नहीं होने वाली। मिस्टर गार्डिनर ने फिर से अपने भाई को लिखा। मिस्टर बेनेट के थैंक्स का जवाब उन्होंने बहुत छोटा सा दिया, बस यही कहा कि वो हमेशा उनके परिवार के लिए भले के लिए रेडी रहते हैं, और साथ ही ये रिक्वेस्ट भी की कि इस पूरे मैटर को अब कभी दोबारा उनके सामने न लाया जाए। इस लेटर का मेन मकसद उन्हें यह बताना था कि मिस्टर विक्रम ने मलेशिया छोड़ने का फैसला कर लिया है। खैर जीजा जी, आपको सही बताऊं तो मैं चाहता भी यही था। उन्होंने लिखा कि उसकी शादी तय होते ही वो उस रेजिमेंट से हट जाए, और मुझे लगता है कि आप भी मानेंगे कि उसका वहां से हटना खुद उसके लिए और मेरी नीस के लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब वो रेगुलर आर्मी में जाने वाला है, और उसके पुराने कुछ दोस्त अभी भी हैं जो कि उसकी मदद कर सकते हैं। उसे जनरल यानी कि रेजिमेंट में एंजाइन का पोस्ट मिल रहा है, जो इस वक्त नॉर्थ में है, और फिर ये बहुत अच्छा है कि वो इतनी दूर पोस्ट हो रहा है। खैर सही बताऊं तो उसने अच्छे इंटेंशंस दिखाए हैं, और मुझे उम्मीद है कि नए लोगों के बीच जहां दोनों को अपने रेपुटेशन बनाए रखनी होगी, शायद वो दोनों ज़्यादा मैच्योर बिहेव करें। मैंने कॉलोनल फॉस्टर्स को भी लिखा है ताकि वो ब्रिगटन और आसपास के सभी क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म कर सकें कि उन्हें जल्दी पैसे मिलेंगे, जिसकी गारंटी मैंने दी है। और क्या आप मेरिटन के क्रेडिटर्स को भी यही मैसेज दे पाएंगे क्या? विक्रम ने अपनी सारी उधारें हमें बता दी है, उम्मीद है कि वो इसमें भी झूठ नहीं बोल रहा है। हेगर्स्टन्स को डायरेक्शन दे दिए हैं, सब एक हफ्ते में सेटल हो जाएगा। शादी के बाद वो लोग अपने रेजिमेंट को ज्वाइन कर लेंगे, अगर इससे पहले उन्हें लॉन्गबर्न नहीं बुलाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिसेस गार्डनर ने बताया है कि लीडिया आप सबसे एक बार साउथ छोड़ने से पहले मिलना चाहती है। वो ठीक है, और उसने आपको और मेरी बहन को याद किया है। बस यही कहना है। आपका शुभचिंतक एडवर्ड गार्डनर। मिस्टर बेनेट और उनकी बेटियां विक्रम के उस काउंटी से हटने के फायदे को मिस्टर गार्डनर जितनी क्लियरिटी से समझ रहे थे, लेकिन मिसेस बेनेट को यह इतना अच्छा नहीं लगा। लीडिया को नॉर्थ भेजा जाना, खासकर उस वक्त जब वो सोच रही थी कि अब उनकी बेटी का साथ सबसे ज्यादा मिलेगा, उन्हें काफी डिसअपॉइंटमेंट दी गया। वो तो अब भी यही चाहती थी कि विक्रम और लीडिया वहीं हर्टफोर्डशायर में रहें, और फिर यह भी तो था कि लीडिया उस रेजिमेंट में हर किसी को जानती थी, इतने सारे फेवरेट लोग थे वहां उसके। उसे मिसेस फॉस्टर से इतना लगाव है, उन्होंने कहा। उसे वहां से हटाना तो बहुत ही दुखद होगा, और वहां के कुछ ऑफिसर्स भी तो उसे कितने अच्छी तरह जानते हैं। जनरल की रेजिमेंट के लोग इतने भी अच्छे नहीं हो सकते। खैर, लीडिया की जो रिक्वेस्ट थी कि नॉर्थ जाने से पहले एक बार फिर अपने घर वालों से मिल ले, उसे मिस्टर बेनेट ने पहले पूरी तरह मना कर दिया। लेकिन जेन और एलिजाबेथ ने यह सोचते हुए कि कम से कम लीडिया के इमोशंस और रिस्पेक्ट के लिए पेरेंट्स को उसकी शादी एक्नॉलेज करनी चाहिए, उन्होंने इतना शांत और लॉजिकली होकर अपनी बात रखी कि मिस्टर बेनेट मान गए। मिसेस बेनेट को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वो अपनी शादीशुदा बेटी को अब पूरे नेबरहुड में दिखा पाएंगी, नॉर्थ भेजने से पहले। इसलिए जब मिस्टर बेनेट ने गार्डनर को फिर लिखा तो उन्होंने परमिशन दे दी, और तय हुआ कि शादी होते ही वो लोग लॉन्गबर्न आएंगे। एलिजाबेथ को जरूर इस बात पर हैरानी हुई कि विक्रम भला इस प्लान के लिए मान कैसे गया।
और अगर एलिजाबेथ की मर्जी होती तो शायद वो उसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। लीडिया की शादी का दिन आ गया था और जेन और एलिजाबेथ को उसके लिए इतनी फीलिंग हो रही थी शायद जितनी खुद उसे अपने लिए भी नहीं हो रही थी। एक बग्घी उन्हें घर लेने भेजी गई थी और डिनर तक घर वापस लौटाना था। उनके लौटने का ख्याल मिस बेनेट की बड़ी बेटियों को बेचैन कर रहा था और खासतौर पर जेन को, जो लीडिया के लिए वही फीलिंग ले आई थी जो शायद वो खुद महसूस करती अगर उसकी जगह वो होती। और इस सोच से ही वो बेचैन हो रही थी कि उसकी बहन को अब क्या क्या सहना पड़ेगा। खैर, वो लोग आ गए। पूरा परिवार ब्रेकफास्ट रूम में इकट्ठा था उनका स्वागत करने के लिए। जैसे ही बग्घी दरवाजे पर रुकी, मिसेस बेनेट के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उनके पति एकदम गंभीर थे और बेटियां, वो तो घबराई हुई, चिंतित और असहज। लीडिया की आवाज बाहर से सुनाई दी। दरवाजा खुला और वो धड़धड़ाती हुई अंदर आ गई। उसकी मां आगे बढ़ी, उसे गले लगाया और खुशी में झूमते हुए उसका स्वागत किया। फिर बड़े प्यार से विक्रम को हाथ थमाया जो उसके पीछे पीछे अंदर आया था और दोनों को बहुत खुशी खुशी बधाई दी। मानो कोई शक ही ना हो कि यह शादी कितनी बढ़िया रही होगी। हालांकि मिस्टर बेनेट की तरफ से जो रिएक्शन मिला वो इतना गर्मजोशी भरा नहीं था। उनका चेहरा और ज्यादा सख्त हो गया और उन्होंने मुश्किल से ही कुछ कहा। वैसे भी नए कपल का इतना बेपरवाह और आराम से पेश आना उन्हें और चिढ़ा गया। एलिजाबेथ तो पूरी तरह डिस्गस्टेड थी और जेन भी चौंक गई थी। लीडिया तो वही पुरानी लीडिया थी, न बेकाबू हुई, न शर्माई, न किसी चीज से डरी और जोर शोर से बोलती हुई हर किसी से अटेंशन चाहती और हर एक बहन से बधाइयां मांगती घूमती रही खुद ही। जब आखिरकार सब बैठ गए तो वो इधर उधर नजर घुमाने लगी। कमरे में हुए किसी छोटे बदलाव को नोट किया और हंसते हुए बोली, अरे कितने टाइम बाद यहां आ रही हूं ना मैं। विक्रम भी बिल्कुल घबराया हुआ नहीं लगा, बल्कि उसके तो हाव भाव इतने चार्मिंग थे कि अगर उसका कैरेक्टर और ये शादी जैसी होनी चाहिए थी वैसी होती तो उसके मुस्कुराने और आराम से बात करने के अंदाज ने सबका दिल जीत लिया होता। एलिजाबेथ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी बेशर्मी से बिहेव कैसे कर सकता है, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि अब किसी बेशर्म इंसान की हद तय करने की कोशिश नहीं करेगी। वो शर्मा गई, जेन भी शर्मा गई, लेकिन जिन दो लोगों ने उन्हें शर्मिंदा किया उनके चेहरे पर तो कोई बदलाव ही नहीं आया। बातें करने की कमी नहीं थी। दुल्हन और उसकी मां दोनों इतनी तेजी तेजी से बातें कर रही थी कि एक दूसरे की होड़ लगी हो। और विक्रम जो एलिजाबेथ के पास बैठा था, हल्के फुल्के मूड में आसपास के पुराने जान पहचान वालों के बारे में पूछने लगा, इतने कैजुअली कि एलिजाबेथ खुद को उतनी सहजता से जवाब देते नहीं देख पाई। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के पास दुनिया की सबसे अच्छी मेमोरीज हों। बीते हुए वक्त की कोई तकलीफ याद ही नहीं आ रही थी और लीडिया खुद ही उन टॉपिक्स पर बात करने लगी जिन पर उसकी बहनें तो कभी जिक्र भी नहीं करना चाहती थी। सोचो जरा, वो चिल्लाई, 3 महीने हो गए जब मैं यहां से गई थी, लेकिन लगता है जैसे बस 2 हफ्ते हुए हों। वैसे इस बीच बहुत कुछ हो गया। सच कहूं तो जब मैं गई थी तब मुझे शादी की तो कोई फीलिंग भी नहीं थी, लेकिन हां, अगर होती तो बड़ा मजा आता। उसके पापा ने आंखें उठाकर देखा। जेन बेचैन हो गई। एलिजाबेथ ने उसकी तरफ बड़ी सीधी नजरों से देखा, लेकिन लीडिया जो कभी कुछ न सुने या देखे जो उसे बुरा लगे, बस हंसते हुए बोलती रही, हो मम्मा, क्या सबको पता है कि मेरी आज शादी हुई है? मुझे लगा शायद नहीं पता होगा। तो जब हम रास्ते में विलियम गॉल्डिंग को उसकी बग्घी में देखा तो मैंने फौरन साइड का ग्लास नीचे किया, दस्ताना उतारा और अपना हाथ विंडो पर रख दिया ताकि उसे मेरी रिंग दिख जाए। फिर मैंने एकदम स्वीट सा स्माइल किया और उसे हेलो भी किया। एलिजाबेथ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो उठी और कमरे से निकल गई और तब तक वापस नहीं आई जब तक वो सब हॉल से डाइनिंग रूम की तरफ जाते नहीं दिखे। वो तभी ज्वाइन करने पहुंची कि देख सके लीडिया कैसे खुद को सबके सामने दिखाने में जुटी थी। वो अपनी मां के दाहिनी तरफ बैठने चली गई और जेन से बोली, अरे जेन, अब मैं तुम्हारी जगह ले रही हूं, तुम नीचे बैठ जाओ क्योंकि अब मैं शादीशुदा औरत हूं। कोई ये उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि वक्त के साथ लीडिया थोड़ी शर्माना सीखेगी। वो तो और भी ज्यादा बिंदास और हाइपर हो गई थी। अब तो उसे मिसेस फिलिप्स, लुकासेस और सारे आसपास के पड़ोसियों से मिलने की जल्दी थी और सबसे ये सुनने की भी कि अब वो मिसेस विक्रम है
डिनर के बाद वो मिसेस हिल और दोनों नौकरों को भी अपनी रिंग दिखाने और शादी का बखान करने चली गई। मम्मा, उसने कहा जब सब वापस ब्रेकफास्ट रूम में थे, आपको मेरे हस्बैंड कैसे लगे? कितने चार्मिंग है ना। मुझे पूरा यकीन है मेरी सारी बहनों को जलन हो रही होगी। मैं तो बस दुआ करती हूँ कि उन्हें मेरी आधी भी किस्मत मिल जाए तो उन्हें भी सबको ब्रिक्टन जाना चाहिए, वहीं पर अच्छे हस्बैंड्स मिलते हैं। कितनी बड़ी गलती थी मम्मा कि हम सब नहीं गए। बिल्कुल सही बेटा, उसकी माँ बोली, और अगर मेरी मर्जी चलती तो बेटा हम जरूर जाते। लेकिन लीडिया बेटा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम इतनी दूर जा रही हो। जरूरी है क्या? अरे मम्मा, इसमें क्या है, हमें तो बड़ा मजा आएगा। आप, पापा और मेरी बहनें सब हमारे पास आना। हम सर्दियों भर न्यू कैसल में रहेंगे। मुझे पूरा यकीन है वहां बॉल्स होंगे और मैं सबके लिए अच्छे पार्टनर्स भी ढूंढ लूंगी। क्या बात है बेटा, मुझे तो सुनकर ही मजा आ गया, उसकी मां ने कहा। और फिर जब आप लोग वापस जाओ तो मेरी एक दो बहनों को यहीं छोड़ देना, और देखना सर्दियां खत्म होने से पहले मैं उनके लिए भी हस्बैंड ढूंढ लूंगी। वेल थैंक यू, मुझे तुम्हारे इस तरीके से हस्बैंड ढूंढने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, एलिजाबेथ बोली। उनके मेहमान ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक रुकने वाले थे। मिस्टर विक्रम को लंदन से निकलने से पहले ही अपनी कमीशन मिल चुकी थी और अब 15 दिन के अंदर उसे अपने रेजिमेंट को ज्वाइन करना था। सिर्फ मिसेस बेनेट को ही अफसोस था कि उनका रुकना इतना कम है और उन्होंने उस थोड़े से वक्त का पूरा इस्तेमाल किया। बेटी के साथ आसपास मिलने जुलने निकली और घर पर बार बार छोटी मोटी पार्टी रखी। ये पार्टी सबको अच्छी लगी क्योंकि परिवार के बीच में एक जगह फॉर्मली बैठे रहने से बेहतर तो यही था, खासकर उनके लिए जो थोड़ा ज्यादा सोचते थे और उनके लिए भी जो कम। विक्रम का लीडिया के लिए जो प्यार या लगाव था वो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा एलिजाबेथ ने पहले ही सोच रखा था। लीडिया का विक्रम के लिए जितना था उतना विक्रम का उसके लिए बिल्कुल नहीं। एलिजाबेथ को यह बात समझने के लिए अब कुछ नया ऑब्जर्व भी नहीं करना पड़ा। पूरी सिचुएशन से ही साफ था कि यह भागकर शादी ज्यादा लीडिया की मोहब्बत की वजह से हुई थी, न कि विक्रम की। और एलिजाबेथ तो यह भी सोचती कि जब वो उतनी गहराई से उसे चाहती नहीं थी तो भागकर शादी क्यों की। लेकिन फिर उसने खुद को यह यकीन दिला रखा था कि शायद मजबूरी में भागना पड़ा होगा, क्योंकि उस वक्त उसकी हालत ऐसी रही होगी कि अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी। और अगर ऐसा था तो विक्रम जैसे लड़के के लिए उस मौके को छोड़ना नामुमकिन था। हालांकि लीडिया को विक्रम से जबरदस्त प्यार था। हर मौके पर वो उसको मेरे प्यारे विक्रम यही कहती थी। उसके लिए विक्रम जैसा कोई और हो ही नहीं सकता था। जो कुछ भी करता सबसे अच्छा करता। एक सुबह जब वो अपनी दोनों बड़ी बहनों के साथ बैठी थी तो उसने एलिजाबेथ से कहा, लिजी, मैंने शायद तुम्हें अपनी शादी का पूरा किस्सा बताया नहीं। तुम तो वहां थी भी नहीं जब मैंने मम्मा और बाकियों को सब कुछ सुनाया था। क्या तुम्हें जानने की थोड़ी भी उत्सुकता नहीं है कि ये सब कैसे हुआ? नहीं, सच में नहीं है, एलिजाबेथ ने जवाब दिया। मुझे लगता है इस टॉपिक पर जितना कम बोला जाए उतना बेहतर है। ओह, तुम तो बड़ी अजीब हो। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी जरूर कि कैसे हुआ। हम सेंट क्लेमेंट्स चर्च में शादी करने वाले थे क्योंकि विक्रम का घर उसी इलाके में था और तय हुआ था कि हम सब 11 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। मैं, मामा और मामी, हम तीनों साथ जाने वाले थे और बाकी लोग चर्च में हमसे मिलते। खैर मंडे की सुबह आई और मैं पूरी तरह से घबराई हुई थी। डर था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए और शादी टल जाए। उस हालत में तो मैं पागल हो जाती। और मेरी मामी जब मैं तैयार हो रही थी तो लगातार उपदेश देती जा रही थी जैसे कोई प्रवचन चल रहा हो। लेकिन सच बताऊं, मैंने तो हर 10 में से बस एक ही शब्द सुना, क्योंकि दिमाग में तो बस एक ही चीज थी, मेरा प्यारा विक्रम। मैं तो बस यही सोच रही थी कि वो शादी में अपना नीला कोट पहनने वाला है या नहीं। खैर हम सब ने 10 बजे ब्रेकफास्ट किया जैसे रोज करते हैं। मुझे तो लग रहा था कि कभी खत्म ही नहीं होगा। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि मामा मामी इतने बोरिंग थे कि मेरे साथ बिताए पूरे 2 हफ्ते में मैंने एक बार भी घर से बाहर पैर नहीं रखा। कोई पार्टी नहीं की, कोई प्लान नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, मानती हूं कि लंदन थोड़ा सुनसान सा था उन दिनों, लेकिन फिर भी लिटिल थिएटर तो खुला ही था ना। तो फिर जैसे ही बग्घी दरवाजे पर आई, मामा को अचानक उस भयंकर आदमी मिस्टर स्टोन के किसी बिजनेस के काम के लिए जाना पड़ा। और जब एक बार वो मिलते हैं तो बात खत्म ही नहीं होती। मैं तो डर ही गई थी क्योंकि मामा को ही मुझे मंडप तक ले जाना था और अगर हम तय वक्त से लेट हो जाते तो उस दिन शादी ही नहीं हो पाती।
लेकिन गनीमत रही कि वो 10 मिनट में वापस आ गए और फिर हम सब चल पड़े। वैसे बाद में मुझे याद आया कि अगर वो नहीं आते तो मिस्टर डार्सी भी मेरी शादी में मुझे आगे ले जा सकते थे। मिस्टर डार्सी? एलिजाबेथ ने चौंकते हुए दोहराया, उसे जैसे यकीन ही न हुआ हो। अरे हाँ, वो विक्रम के साथ वहां आने वाले थे, तुम्हें पता ही है। लेकिन ओ गॉड, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, मुझे तो इसका जिक्र तक नहीं करना था। शिट, तुम किसी को बताना मत, विक्रम को तो खास कर। मैंने सबको बड़े पक्के वादे किए थे। अरे विक्रम क्या कहेगा, ये तो एकदम सीक्रेट बात थी। प्लीज प्लीज लिजी, किसी को मत बताना। तभी जेन ने बोला, अगर वो बात इतनी सीक्रेट थी तो इस बात पर एक शब्द भी मत बोलना आगे। मैं तुमसे कुछ और नहीं पूछूंगी, तुम निश्चिंत रहो। हाँ हाँ बिल्कुल, एलिजाबेथ ने भी कहा, हालांकि अंदर ही अंदर वो उत्तेजित हो रही थी। हम तुमसे कोई सवाल नहीं करेंगे। थैंक यू, लीडिया बोली, क्योंकि अगर तुमने मुझसे पूछा होता तो मैं जरूर सब कुछ बता देती। तुम तो जानती हो मुझे, और तब विक्रम मुझसे नाराज हो जाता। इतना जबरदस्त इशारा मिलने पर एलिजाबेथ को खुद को रोकने के लिए वहां से भागना ही पड़ा। लेकिन अब ऐसी बात में कुछ न जानकर जीना भी नामुमकिन था, या कम से कम कोशिश न करना तो बिल्कुल नामुमकिन। मिस्टर डार्सी उसकी बहन की शादी में मौजूद थे, वो भी उस सीन में और उन लोगों के बीच जहां उनका कोई मतलब भी नहीं बनता था, और फिर कोई खास वजह भी नहीं दिखाई देती आने की। तरह तरह के वाइल्ड और तेज ख्याल उसकी सोच में उमड़ने लगे, लेकिन कोई भी थ्योरी उसे संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। जो भी ख्याल डार्सी को एक नॉबल इंसान दिखाते थे, वही सबसे ज्यादा अनबिलीवेबल लग रहे थे। एलिजाबेथ उस सस्पेंस को और सह नहीं पाई और फटाफट एक कागज उठाकर अपनी मामी को एक छोटा सा खत लिख डाला, जिसमें उसने लीडिया की कही बातों का थोड़ा बहुत क्लू देने को कहा, बशर्ते उस सीक्रेसी के साथ कि कोई टकराव न हो जो शायद तय की गई थी। उसने लिखा, मेरी प्यारी मामी, आप समझ सकती हैं कि मेरी क्यूरियोसिटी कितनी ज्यादा है ये जानने के लिए कि ऐसा कोई इंसान जो हम में से किसी से भी जुड़ा नहीं है, बल्कि यूं कहें तो हमारे लिए लगभग अजनबी है, वो वहां उस मौके पर कैसे मौजूद था। प्लीज मुझे तुरंत जवाब दीजिए और बात समझाइए, जब तक कि किसी बहुत ही जरूरी वजह से उसे सीक्रेट रखना जरूरी ना हो। और अगर ऐसा है तो मुझे अपनी अज्ञानता से ही संतोष करना होगा। हालांकि उसने मन ही मन जोड़ा, ऐसा तो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और फिर उसने खत खत्म किया। और मेरी प्यारी मामी, अगर आपने मुझे ईमानदारी से कुछ नहीं बताया तो फिर मैं खुद ही चाले चलकर और तिगड़म लगाकर सच्चाई निकाल लूंगी, देख लेना। जेन की समझदारी और दूसरों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट उसे यह इजाजत नहीं दे रही थी कि वह एलिजाबेथ से अकेले में उस बारे में बात करे जो लीडिया के मुंह से निकल गई थी। एलिजाबेथ को भी इस बात की खुशी थी। जब तक उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते, वो बिना किसी कॉन्फिडेंस के रहना ही पसंद करती थी। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का। और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते तो जुड़िए हमारे मेंबरशिप प्लान से, जो कि 3 चाय की ग्लास से भी ज्यादा सस्ती है। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।